ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि संबंधी ऐतिहासिक कानून से किसानों की आय बढ़ाने और उद्यमी के रूप में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी क्षेत्रों में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजन और खेलकूद समेत अन्य गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी। प्रदेश में कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान के तहत अब तक लगभग 56 लाख घरों में सर्वे किया गया। और दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने माओवादियों के एक अस्थायी कैंप को ध्वस्त कर 2 राइफल, आईईडी और नक्सली वर्दी सहित अन्य सामग्री बरामद की। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि संबंधी कानून खेती और किसानों के लिए नए अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। इनसे किसान की भूमिका अन्नदाता से उद्यमी की हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने जन नेता पद्म भूषण डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के मॉडल और स्थानीय उद्यमियों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया जाएगा। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि पहले किसानों के मुनाफे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में पहली बार ठोस कदम उठाए गए हैं। देश ने पहली बार किसान की आय की चिंता की है, उसकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। चाहे वो एमएसपी को लागू करने, एमएसपी को बढ़ाने का फैसला हो, यूरिया की नीम कोटिंग हो, बेहतर फसल बीमा हो, सरकार ने किसानों की हर छोटी छोटी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से किसानों को छोटे छोटे खर्च के लिए दूसरों के पास जाने की मजबूरी से मुक्ति मिली है। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि संशोधन विधेयकों से छत्तीसगढ़ में किसानों, मजदूरों और गरीब वर्ग पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा के लिए राज्य मंत्रिमंडलीय हाईपावर कमेटी की कल रायपुर में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि इन संशोधित कृषि कानूनों से यदि प्रदेश की धान खरीदी व्यवस्था प्रभावित होती है तो नया कानून बनाकर किसानों का धान खरीदने की व्यवस्था की जाएगी। दूसरी ओर राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि सुधार विधेयक पारित कर देश के किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। सुश्री पांडेय ने यह बात कृषि सुधार विधेयकों के बारे में दुर्ग जिले के भोथली और अछौटी गांव के किसानों से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने इन संशोधित कानूनों को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा दुष्प्रचार और किसानों को भ्रमित किए जाने का आरोप लगाया। सुश्री पांडेय ने कहा कि किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश के विभिन्न धान संग्रहण केंद्रों से अब तक करीब 10 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव नहीं होने पर चिंता जताई है। अपने बयान में श्री कौशिक ने कहा है कि समय रहते कस्टम मिलिंग की प्रक्रिया पूरी होने से राज्य को नुकसान नहीं होता। उन्होंने किसानों को लेकर राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की है। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 1 नवंबर से शुरू करने की मांग की है। मरवाही विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे उपचुनाव में मुकाबले की तस्वीर अब काफी कुछ स्पष्ट हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां डॉक्टर गंभीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने डॉक्टर के ध्रुव को कल अपना उम्मीदवार घोषित किया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ओर से अमित जोगी उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर है। मतदान 3 नवंबर को होगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा उपचुनाव के दौरान निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न में किसी अधिकारी या कर्मचारी की यदि कोविड-19 के कारण मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। इस बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए क्षेत्र प्रभारी, प्रभारी मंत्री और सेक्टर प्रभारी की सूची जारी कर दी है। इन 4 सेक्टरों के तहत आने वाले बूथों में प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। इस बीच ऋचा जोगी जाति मामले में मुंगेली जिला छानबीन समिति अब अपना निर्णय कल सुनाएगी। समिति के अध्यक्ष ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी। राज्य सरकार ने प्रदेश में अब कंटेनमेंट जोन से बाहर सभी क्षेत्रों में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजन और खेलकूद समेत अन्य गतिविधि के संचालन की अनुमति दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इन गतिविधियों के दौरान मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में वही व्यक्ति भाग ले सकेंगे जिन्होंने मास्क पहना होगा। आयोजकों को आयोजन स्थल में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही कार्यक्रम के दौरान शामिल होने वाले व्यक्तियों के बीच सुरक्षित दूरी का पालन भी करवाना होगा। इन कार्यक्रमों में उन व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे। विसर्जन जुलूस या रैलियों में तय सीमा से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन होने पर संबंधित आयोजक के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए हुई राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट का परिणाम इस महीने की 16 तारीख को घोषित करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कोविड-19 के नियंत्रण क्षेत्रों में रहने वाले उन सभी छात्रों के लिए कल नीट परीक्षा कराने के भी आदेश दिए हैं जो पहले हुई परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सरगुजा जिले में प्रस्तावित लेमरू प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले अभ्यारण्य के लिए कई गांवों की जमीनों को जबरदस्ती अधिग्रहित किए जाने की शिकायतों पर नाराजगी जाहिर की है। स्थानीय ग्रामीणों ने सिंहदेव को बताया कि उनकी मर्जी के खिलाफ उनके गांव को इस परियोजना में शामिल किया जा रहा है, जिस पर सिंहदेव ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वे उनके साथ हैं और जरूरत होने पर अधिग्रहण को रोकने के लिए खुद भी धरना देंगे। वहीं महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र में 3 दंतैल हाथी विचरण कर रहे थे। इन हाथियों ने आज लंगहर गांव में एक किसान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन यह किसान किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा। वन विभाग हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। स्थानीय ग्रामीणों को तड़के और शाम के बाद खेतों में नहीं जाने के लिए कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ में विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण 1 जनवरी 2021 की स्थिति में कराया जा रहा है। इस सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2021 तक कर दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत ऐसे युवा मतदाता जिनकी आयु 1 जनवरी 2021 तक 18 वर्ष की हो जाएगी, वे इस मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। इसके लिए ये युवा मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 नवंबर को विस्तृत मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच दावा या आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी। प्रदेश में कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान के तहत अब तक लगभग 56 लाख घरों में सर्वे किया गया है। इस दौरान कोरोना संक्रमण से मिलते जुलते लक्षणों वाले 1,16,000 से अधिक मरीजों की पहचान की गई है। इनमें से 1,07,000 से ज्यादा लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया गया,
सर्वे के दौरान बीते 8 दिनों में हुई जांच में करीब 6,500 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सर्वे अभियान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए जरूरी जानकारियां जुटाई गई। इधर महासमुंद जिले में कोरोना सर्वे अभियान को 15 अक्टूबर तक और कोरिया जिले में 14 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले यह अभियान पूरे राज्य में 12 अक्टूबर तक संचालित किया जाना था। इस बीच रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर आर.के. पांडा ने लोगों को आगाह किया है कि दशहरा और दीपावली पर्व के दौरान अगर सावधानी नहीं बरती गई तो कोरोना संक्रमण का खतरा और अधिक बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि यूरोप और अन्य देशों की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि ठंड और प्रदूषण बढ़ने से संक्रमण बढ़ने के स्तर में तेजी आई है। वहीं दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद कचांदूर स्थित चंदूलाल चंद्राकर कोविड केयर सेंटर और अस्पताल को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। 2 महीनों के दौरान इस अस्पताल में इलाज के बाद 2,500 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि जरूरत पड़ने पर इस अस्पताल को दोबारा शुरू किया जाएगा। उधर राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में 16 से 22 अक्टूबर तक कोरोना सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान मेरा मास्क मेरी पहचान जैसे जागरूकता पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच राजनांदगांव में त्योहारों के मद्देनजर 17 नवंबर तक गुमास्ता एक्ट के तहत साप्ताहिक बंद के प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है। अब राजनांदगांव नगर पालिका क्षेत्र में 17 नवंबर तक सप्ताह के सभी दिन दुकानें खोली जा सकेंगी। वहीं शहर के दिग्विजय स्टेडियम में रात्रिकालीन कोरोना जांच केंद्र शुरू किया गया है। यहां पर कोई भी व्यक्ति रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक अपनी कोरोना जांच करा सकेंगे। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठन की संस्थापक पद्मश्री फूलबासन बाई यादव ने लोगों से कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जय जोहार। मैं फूलबासन यादव बोल रही हूँ। मित्रों, कोविड महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इससे बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। हम सभी को इस जन आंदोलन में सहभागी बनना है। आइए आज हम सब अपने स्वयं के और अपने परिवार तथा समाज की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों को अपना के संकल्प लें। आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। बाजार या किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं तो लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साथ ही समय समय पर हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। याद रखें, ये 3 आसान उपाय अपनाकर कोरोना को मात दे सकते हैं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने माओवादियों के एक अस्थायी कैंप को ध्वस्त कर वहां से 2 राइफल सहित पिट्टू, आईईडी और नक्सली वर्दी के अलावा अन्य सामग्री बरामद की है। यह कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किरंदुल, परसेपाल, मिरतूर थाना क्षेत्रों में पड़ने वाले एंट्रीपाल के जंगल में की गई। पुलिस पार्टी को देख माओवादी घने जंगलों में भाग गए। सुरक्षा बलों द्वारा इस इलाके में सर्चिंग की जा रही है। कबीरधाम पुलिस को गांजा तस्करी के शहरी नेटवर्क का खुलासा करने में सफलता मिली है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घुघड़ी रोड में बीती रात एक 4 पहिया वाहन से करीब 25 लाख रुपए कीमत का 2.5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। इस मामले में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार ओडिशा से गांजा लाकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी बिक्री की जाती थी। इसी तरह महासमुंद जिले की कोमाखान पुलिस ने भी गांजा तस्करी के मामले में एक नाबालिग के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से 25 किलो गांजा जब्त किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक एक गहरा अवदाब आंध्र प्रदेश के तट को पार कर चुका है। इसके उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके असर से कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ खबरें संक्षिप्त में।
राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिए जाने वाले मिनी माता सम्मान के लिए 18 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक महिलाएं या संस्थाएं महिला और बाल विकास विभाग के कार्यालय में अपना आवेदन भेज सकते हैं। रायपुर की कृषि विभाग ने उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने के मामले में 2 उर्वरक दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। वहीं महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा और सरायपाली के 46 कीटनाशी प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के मद्देनजर सूरजपुर के संयुक्त जिला कार्यालय में 16 अक्टूबर तक आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कोंडागांव जिले में घोड़ा गांव के पास हुए एक सड़क हादसे में 15 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक के पास बीती रात कोंडागांव के एक कारोबारी पर हमला किया गया। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में 2 आरोपियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सुकमा जिले में 2 लाख रुपए की उठाईगिरी के मामले में एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और राजनांदगांव में आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 2 लाख रुपए से अधिक की नगद राशि भी बरामद की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत कोरिया जिले में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने आमदनी का अतिरिक्त जरिया ढूंढ लिया है। जिले में विभिन्न स्व सहायता समूह की महिलाएं अलग अलग गांवों में गोबर से आकर्षक दिए बना रही हैं। दीपावली और दशहरा पर्व में दिए की मांग को देखते हुए 10 नवंबर तक 1.5 लाख रुपए दिए बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि संबंधी ऐतिहासिक कानून से किसानों की आय बढ़ाने और उद्यमी के रूप में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी क्षेत्रों में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजन और खेलकूद समेत अन्य गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी। प्रदेश में कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान के तहत अब तक लगभग 56 लाख घरों में सर्वे किया गया। और दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने माओवादियों के एक अस्थायी कैंप को ध्वस्त कर 2 राइफल, आईईडी और नक्सली वर्दी सहित अन्य सामग्री बरामद की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।